मान लीजिए किसी के हाथ में अचानक से एक कानूनी नोटिस थमा दिया जाता है, जो कि किसी के लिए भी बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। और उस नोटिस में लिखा है कि इसने दहेज या शादी के उपहार के रूप में करीब 50 लाख रुपए का सोना, महंगे फर्नीचर और न जाने क्या क्या हड़प लिया है। और साथ में एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी होती है ना? हाँ, कई पन्नों की एक बहुत लंबी लिस्ट नत्थी है जिसमें दुनिया भर के सामानों का जिक्र है। तो ऐसे में किसी की भी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर सी बात है, पसीना छूटेगा, घबराहट होगी। हाँ, मतलब पूरी तरह से पैनिक। ये सच में बहुत ही डरावना लग सकता है। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही चौंकाने वाला और कहूँ तो बिल्कुल उल्टा नजरिया पेश करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि लिस्ट जितनी लंबी होगी उसे अदालत में झूठा साबित करना उतना ही आसान होगा। सही कहा। तो चलिए इसे समझते हैं। आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस दिलचस्प कानूनी और मनोवैज्ञानिक रणनीति की गहराई में जाएं। हम देखेंगे कि पारिवारिक विवादों में जब स्त्रीधन या दहेज की झूठी लिस्ट पेश की जाती है तो क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह के दौरान सच्चाई कैसे बाहर लाई जाती है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लंबी लिस्ट का मतलब है झूठ पकड़ने के ज्यादा मौके। लोग अक्सर वो लंबी लिस्ट देखकर बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि इतने सारे दावों का जवाब कैसे देंगे। पर कानूनी नजरिए से वो लिस्ट खुद अपने आप में एक बड़ा मौका है। यह सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि दबाव में इंसान का दिमाग काम कैसे करता है। और यही बात इसे इतना रोचक बनाती है। ये बिल्कुल किसी ताश के महल को गिराने जैसा है। मतलब अगर आप नीचे से एक छोटा सा पत्ता खींच लें तो पूरा झूठा महल अपने आप ढह जाता है। बिल्कुल सही। तो उस ताश के महल को गिराने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो महल बनाया किसने है। हमारे स्रोत बताते हैं कि चर्चा इसी बात से शुरू होनी चाहिए कि लिस्ट का असली स्रोत क्या है। हाँ, सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए। जब जिरा शुरू होती है तो वकील को सीधे सामान पर बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या पूछना चाहिए? उन्हें पूछना चाहिए कि ये लिस्ट आखिर लिखी किसने है या इसे टाइप किसने किया है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या कानूनी दस्तावेज वकीलों द्वारा ही तैयार नहीं किए जाते? हाँ, ये तो है। तो अदालत में ये पूछना कि क्या ये आपके वकील ने लिखा है, ये कोई फंसाने वाला सवाल कैसे हो सकता है? मतलब इससे क्या साबित होता है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मकसद सिर्फ ये साबित करना नहीं है कि वकील ने टाइप किया है। मकसद ये साबित करना है कि शिकायतकर्ता को अपनी ही लिस्ट के बारीक विवरणों की कोई व्यक्तिगत जानकारी है ही नहीं। मतलब वो सिर्फ साइन करने वाले बन गए हैं। बिल्कुल। जब गवाह ये मान लेता है कि हाँ, लिस्ट वकील के ऑफिस में बनी थी, तो वकील तुरंत एक सजेशन देता है। वो कहता है कि ये लिस्ट आपकी याददाश्त पर नहीं बल्कि आपके वकील की गढ़ी हुई कहानी पर आधारित है। अरे वाह, ये तो आगे के सवालों के लिए एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाने जैसा है। सही कहा। गवाह को ये एहसास दिलाया जाता है कि वो खुद अपने केस से अनजान है। अब जब लिस्ट बनाने वाले पर संदेह पैदा हो गया है तो अगला कदम क्या होता है? स्रोत कहते हैं कि यहीं से रणनीति बड़े दावों से हटके छोटी छोटी घरेलू चीजों पर केंद्रित हो जाती है। और इसके पीछे की वजह पूरी तरह से कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ पर आधारित है। वो कैसे? देखिए, जो इंसान झूठी कहानी गढ़ता है वो मुख्य बातों को रट कर आता है। उसे पता है कि सोने चांदी के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, कि कितने तोला सोना था या कितना कैश दिया गया था। बिल्कुल। वो इन बड़े सवालों के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। तो सोने चांदी के बारे में पूछना बेकार है। यह बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। ये तो बिल्कुल स्कूल की परीक्षा जैसा हो गया। परीक्षा जैसा? मतलब जैसे कोई विद्यार्थी 10 नंबर का एक बड़ा निबंध पूरी तरह रट लेता है, लेकिन जब एक एक नंबर वाले बहुविकल्पीय सवाल आते हैं जो MCQ होते हैं तो वो बुरी तरह फंस जाता है। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। क्योंकि छोटी डिटेल्स ही असली याददाश्त का सबूत होती हैं ना। बिल्कुल। और अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान फोकस उन्हीं छोटी चीजों पर होना चाहिए, जैसे घरेलू सामान। वकील पूछता है, अच्छा कटोरियां कितनी थी? हाँ। कितने चम्मच थे? गिलास कितने थे? हाँ, अगलियों पिछलियों की साड़ियां कितनी थीं? रिश्तेदारों को जो फल फ्रूट दिए उसका खर्च कितना था? बाप रे, इतनी छोटी बातें तो कोई सच में भी याद नहीं रख सकता अगर बहुत समय बीत गया हो। और झूठ बोलने वाले के लिए तो ये और भी मुश्किल है। दबाव की स्थिति में वो इन छोटे सवालों पर घबरा जाता है और कहता है मुझे याद नहीं है। और जैसे ही वो ये कहता है वकील अपना जाल कस देता है।
स्रोत के मुताबिक वकील उसे ये सजेशन देता है कि उसे इसलिए याद नहीं है क्योंकि ये चीजें कभी थी ही नहीं। एकदम सही। और अगर उसे छोटे सामान याद नहीं है तो ये साबित किया जा सकता है कि बड़े खर्चे भी झूठे ही लिखे गए हैं। पूरी लिस्ट की विश्वसनीयता ही खत्म हो जाती है। जब याददाश्त का परीक्षण फेल हो जाता है तो लोग अक्सर कागजी सबूतों का सहारा लेते हैं। अरे मेरे पास तो बिल है। हाँ, जब मौखिक दावों से बात नहीं बनती तो कागजों की भूल भुलैया शुरू होती है। स्रोत बताते हैं कि कई बार कहा जाता है कि सारे बिल शादी के बाद पति को दे दिए गए थे। ये बहुत ही आम बहाना है, लेकिन बचाव पक्ष के वकील को इसे सिरे से नकारना होता है। मतलब अगर बिल खो गए हैं या पति के पास हैं, तो सवाल ये उठता है कि दुकानदार से डुप्लीकेट बिल क्यों नहीं लिए गए। बिल्कुल। या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आयु होते हैं, उनके जरिए बिल रिकवर क्यों नहीं करवाए गए। और एक बात और, आय का स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम। अगर दावा है कि बहुत महंगे सामान दिए गए, जैसे 5 लाख रुपए से ज्यादा का कोई सामान, तो क्या उसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया गया है? ये पूछना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग तो कह देते हैं कि पैसा मैंने नहीं, मेरे पिता या भाई ने खर्च किया था। और यहीं पर गवाहों को फंसाना होता है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो उन पर दबाव डाला जाता है कि केस तो आपने फाइल किया है। हाँ, तो सबूत भी आप ही को देने होंगे। सही कहा। उन्हें अपने पिता या भाई के बैंक अकाउंट या टैक्स डिटेल्स व्यक्तिगत रूप से पेश करने होंगे। अगर कोई भारी भरकम गिफ्ट क्लेम कर रहा है तो इनकम सोर्स तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं एक व्यवहारिक चुनौती पेश करना चाहूंगी। भारत में कई बार शादियों की शॉपिंग कैश में होती है। ये तो है। लोग जीएसटी बचाने के लिए पक्के बिल नहीं लेते। तो क्या अदालत में हर चीज के पक्के बिल की मांग करना थोड़ा अवास्तविक, अनरियलिस्टिक नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। देखिए, सामाजिक सच्चाई अपनी जगह है, लेकिन अदालत सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलती, वो सबूतों पर चलती हैं। मतलब कानून के नजर में पक्का सबूत ही सब कुछ है। बिल्कुल। अगर पक्के बिल नहीं हैं, उन पर वैध जीएसटी डिटेल्स नहीं हैं, या दुकानदार ने उन्हें वेरीफाई नहीं किया है, तो क्या वो बिल फर्जी माने जा सकते हैं? हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन का लक्ष्य यही है। क्या दुकानदार को गवाह के तौर पर बुलाया गया है? अगर नहीं, तो यह बहस की जा सकती है कि वो बिल घर पर प्रिंट किए गए फर्जी बिल हैं। दुकानदार की गवाही के बिना वो बिल अविश्वसनीय है। ओह, तो कागजी कमियों को सामने लाकर दावों को कानूनी रूप से कमजोर साबित किया जाता है। एकदम सही। अब मान लीजिए कागजी सबूत भी कमजोर पड़ गए, तो अंतिम रास्ता क्या बचता है? स्रोत बताते हैं कि अंतिम रास्ता दृश्य साक्ष्यों का, यानी विजुअल एविडेंस का बचता है। हाँ, शादी की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे घटनाओं के सबूतों को मांगा जाए। वकील शादी की ओरिजिनल वीडियो या फोटोग्राफ्स की मांग करता है ना? बिल्कुल। वो पूछता है कि अगर लिस्ट में लिखा सारा सामान सच में दिया गया था, तो वो शादी की तस्वीरों या वीडियो में कहीं क्यों नहीं दिख रहा है? ये तो बिल्कुल किसी फिल्म की शूटिंग जैसा हो गया। वो कैसे? जैसे ये किसी फिल्म में कंटिन्यूटी एरर पकड़ने जैसा है। अगर स्क्रिप्ट में लिखा है कि कमरे में एक बड़ा सोफा था, लेकिन कैमरे के विजुअल में वो नहीं दिख रहा, तो उसका मतलब है कि वो सोफा कभी सेट पे था ही नहीं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और अदालत में भी यही होता है। तस्वीरों का न होना इस बात का प्रमाण है कि वो सामान कभी खरीदा ही नहीं गया था। हाँ, और इसी आधार पर पूरी लिस्ट को व्यवस्थित तरीके से खारिज किया जाता है। इसे सिस्टमैटिक डिनायल कहते हैं। तो क्या हर एक चीज को अलग से नकारना पड़ता है? बिल्कुल। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हर एक सजेशन को लिखित रूप में दर्ज करवाना बेहद जरूरी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आपको हर एक वस्तु को व्यवस्थित रूप से नकारना होता है। मतलब अगर कोई बिल सामने है तो उसे फर्जी साबित करना, और अगर बिल नहीं है तो सामान के अस्तित्व को ही नकार देना। सही कहा। अगर आप किसी आइटम को नकारना भूल गए तो अदालत मान सकती है कि वो सच में दिया गया था। इसलिए एक एक करके हर चीज को डिनाई करना पड़ता है। बाप रे, ये तो सच में बहुत मेहनत का काम है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो मतलब यही है कि बड़ी संपत्तियों की बजाय घरेलू सामानों जैसी छोटी डिटेल्स पर फोकस करें। हाँ, और आय के स्रोतों और टैक्स रिकॉर्ड्स पर सवाल उठाएं। बिना गवाही और जीएसटी वाले बिलों को चुनौती दें। और जिरह के दौरान व्यवस्थित रूप से हर चीज को दर्ज करवाएं। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ केस जीतने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में? ये न्याय व्यवस्था में सत्य को स्थापित करने के बारे में है।
आज के समय में जब सूचनाओं का इतना अतिरेक है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। तब सही तथ्यों को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं ये सोचने वाली बात है कि भारी दबाव और तनाव की स्थिति में हमारी अपनी याददाश्त कैसे काम करती है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। जब लोग एक गढ़ी हुई कहानी को बार बार दोहराते हैं तो क्या वे खुद भी उस झूठ पर विश्वास करने लगते हैं? अक्सर ऐसा होता है, मनोविज्ञान यही कहता है। और क्या यही कारण है कि अदालतें मानवीय याददाश्त से ज्यादा एक छोटे से मोड़े तोड़े कागजी बिल या एक पुरानी तस्वीर पर ज्यादा भरोसा करती हैं? ये सोचने वाली बात है कि आप खुद अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करेंगे, अपनी यादों पर या अपने दस्तावेजों पर? बहुत ही विचार उत्तेजक प्रश्न है ये। इसी सवाल के साथ हम गहन विश्लेषण के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।